का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे जो विमीय जो समीकरण है उनके उपयोग में। हमारा तीसरा जो पॉइंट है कि विमीय समीकरण या विमाओं की सहायता से हम किस प्रकार से सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो है, तीसरा टॉपिक है विमीय समीकरणों के उपयोग में के विमीय समीकरण से सूत्र स्थापित करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। तो इसको हम समझेंगे आज कि किस प्रकार से हम विमाओं का प्रयोग करके वो फॉर्मूले को हमें वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे हमने पिछले वाले में वीडियो लेक्चर में भी हमने क्या किया था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से विमाओं का सहायता से हमें वो किसी सूत्र को सत्यापित कर सकते हैं कि वो जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं, कैसे विमाओं को बराबर करके। ठीक है, दाईं साइड की विमा बाईं साइड की विमा, वैसे तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, दाईं साइड की विमा बाईं साइड की विमा को हम बराबर करेंगे और कर लेंगे। ठीक है, तो सीधा हम क्वेश्चन ही करते हैं। तो क्वेश्चन ही है यहाँ पर, तो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर सीधा। सबसे पहले क्वेश्चन से हम समझेंगे किस प्रकार से हम सूत्र को स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टोक्स वैज्ञानिक था, उसने स्टोक्स सूत्र दिया। अब वो क्या दिया उसके बारे में भी हमारा चैप्टर है, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए जरूरी है स्टोक्स ने जो नियम दिया उसको हमारे को लिखना है यहाँ पर कि क्या नियम दिया है। ठीक है, अब उससे पहले स्टोक्स ने अपना नियम कैसे दिया कि उन्होंने बोला कि एक कोई भी एक छोटी गेंद है पदार्थ की, पदार्थ जानते हो आप, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य नहीं द्रव्य। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की एक छोटी बूंद है, उसको अगर आप किसी भी अंदर कोई भी द्रव्य उसके अंदर, द्रव्य के अंदर, ठीक है, ये द्रव्य के अंदर गिराओगे तो वहां पर क्या लगेगा, उस पर एक बल लगेगा। ठीक है, वो शान बल होता है। तो वो शान बल, ठीक है, शानता के कारण शान बल लगता है। तो वो जो शान बल होता है, तो वो जो शान बल है वो समानुपाती होता है। इसके समानुपाती होता है, एक होता है आर, ठीक है, एक होता है आपका जो बल है वो समानुपाती होता है आपका बीटा। किसके समानुपाती होता है? बीटा। ये बीटा होता है। ठीक है, गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक होता है, विस्कसिता गुणांक होता है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको इतनी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो एफ है वो समानुपाती होता है वेग के। ठीक है, ये मतलब है वो स्टोक्स ने बताया था यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों नियमों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं उसको बता देता हूँ आपको सीधे। आपको करना क्या है, आपको ये देखा है कि एफ है वो आर पर निर्भर करता है, एफ है वो जो बीटा है उस पर निर्भर करता है, एफ है वो किस पर निर्भर करता है, जो वेग है उस पर निर्भर करता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐसा दे, ठीक है, आपको सीधा ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि जो आपका बल है वो इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, और आपको उस पर उसी के आधार पर है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको लिखना है। तो ठीक है, जैसे जो एफ है वो उस पर निर्भर करता था, किस पर, आर और बीटा और इन पर निर्भर करता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ समानुपाती, एफ समानुपाती होगा आर की पावर एक्स, बीटा की पावर वाई और v की पावर z। आपको यही करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला नहीं देखा होगा, आपको ये बोलेगा ये इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको जो भी दे रखा है आपको उसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, गुणा के उनके ऊपर पावर लगा देनी है। भाई हमें ये तो पता है कि निर्भर इन पर कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एफ है वो इसकी स्क्वायर के समानुपाती है, इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। भाई इसकी x की जगह अगर माइनस 2 आ गया, इसका मतलब 1/r² आ जाएगा। ठीक ठीक, ये आएगा ना। और अगर प्लस 2 आ गया तो मतलब r² आ जाएगा। तो हमारे को इन्हीं के बारे में नहीं पता है कि इनकी पावर क्या हो गई यहाँ पर, तो हमारे को ये पावर ही याद करनी है यहाँ पर। ठीक है, अगर पावर ज्ञात होगी तो मतलब हमारे को फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जब भी समानुपाती ऐसा करोगे, पहले तो ये करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको समानुपाती चिन्ह हटाना है। तो जैसे आप समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर एक आएगा नियतांक। ध्यान रखना, जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो हम यहाँ पर जो नियतांक है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखो आप आर की पावर एक्स बीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा, कभी कभी नीटा भी बोल दिया जाता है, नीटा या बीटा। ठीक है, अब सही नाम तो यही है, ऐसे तो बोल देते हैं ये। ठीक है, सही नाम क्या है आपका, बीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बीटा नीटा आ जाए तो डरने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन बोलना नहीं है, बीटा ही बोलना है आपको। बीटा की पावर क्या हो जाएगी, वाई। उसके बाद में वी की पावर कितनी हो जाएगी, जेड। इतना करिए, इतना काम हो गया ना आपका क्लियर। आपको क्वेश्चन दे रखा था, उसमें आपको ये बोल रखा था कि आर बीटा और वी के समानुपाती था। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, ऊपर पावर आपको लगाने पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स वाई जेड लगा दोगे, फिर आप समानुपाती चिन्ह डाल दोगे, ये कर दिया। अब देखो ये क्या है, ये बल है। बल की विमा आपको पता है,
आपको क्या करनी है, इन सब की विमा लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, आर की, बीटा की, वी की, इनकी विमा लिखनी है आपको। तो यहाँ पर देखो हमें बल की विमा पता है, बल की विमा क्या होती है, तो बल की बात करें तो बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, एम ए होता है ना। तो यहाँ से मैं विमा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, m1, क्यों, क्योंकि ये क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है, तो केजी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसका बल का मात्रक ये होता है ना भाई, इसको तो न्यूटन बोलते हैं ना, तो न्यूटन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो केजी है तो इसका मतलब m1, उसके बाद में l कितनी है, लंबाई कितनी है यहाँ पर, मीटर की एक ही, तो L1 T, नीचे सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, ये आ गई बल की विमा। आगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बल की विमा आ गई आपकी क्या, M1 L1 T माइनस का 2, लिख दी विमा। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि विमाओं की सहायता से हमारे को सूत्र स्थापित करना है, तो मुझे विमाएं लिखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं किसकी विमा लिखते हैं, के की। के क्या है, नियतांक है, और नियत राशि की विमा नहीं होती है। नियत राशि की क्या नहीं होती है, विमा नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना है। के क्या है, नियत राशि, नियत राशि की विमा नहीं होती। दो की कोई विमा लिखोगे आप, नहीं लिख सकते ना, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। आगे आते हैं हम, आगे आते हैं आर की विमा। तो आर क्या है, आर आपका त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, लंबाई, त्रिज्या किस में आते हैं, लंबाई में, मतलब केवल त्रिज्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, L1, M0 है, T0 तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा क्या लिखो, L1। और अब इस L1 की पावर कितनी है, x, ये लगानी है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे करना है आपको तरीके से। आगे आओ, आगे देखो क्या है, बीटा। अब बीटा का मात्रक क्या होगा, बीटा की विमा क्या होगी, तो देखो बीटा है ना, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी जब आप देखोगे ना जो विमाएं थी, ठीक है, विमा वाले सारणी, उसमें आपको बीटा की विमा मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, बीटा की विमा है वो क्या होगी, M1 L-1 T-1, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखनी है कि बीटा विमा क्या होती है, M1 L-1 T-1। जब आगे पढ़ेंगे तब फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के बिना विमा हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है अभी, जब फॉर्मूला पता होगा तो फिर आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे को क्या करना है, बस सूत्र है वो स्थापित करना है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर एक विमा लिख ली, इसकी विमा लिख दो यहाँ पर पहले, तो क्या किया, M1 L-1 T-1, इसकी पावर कितनी कर देता हूँ मैं, इसकी पावर कर देता हूँ y, क्या कर देता हूँ मैं, इसकी पावर y कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर बात। आगे देखो, आगे बात करते हैं, आगे देखो v, v क्या है, वेग है, आपको कैसे पता वेग, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा वेग, वेग यहाँ पर, ठीक है। तो वेग, वेग की विमा क्या होती है, वेग का फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब L1 T-1, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं, L1 T-1, इसकी पूरे की पावर कितनी, z, ये z। अब जो भी पावर है उसको यहाँ पर लगा दो, तो यहाँ पर इसको लिखता हूँ मैं M1 L1 T-2। अब पावर इसकी लगा दो, कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1 है और ये x है, तो कितनी हो जाएगी, Lx, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में ये y इससे कर दो यहाँ पर, तो m की पावर y, l की पावर -y, t की पावर -y, ये कर दिया कोष्टक बंद। फिर l की पावर कितनी, ये z है, 2 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, कितनी हो जाएगी, l की पावर z, t की पावर -z, इतना क्लियर। अब जो आधार समान है तो उनकी कहते हैं वो जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पहले m की बात करते हैं, तो m की पावर y है, और कहीं पर m क्या नहीं है, तो सीधे मैं क्या कर दूंगा, m की पावर y कर दिया। उसके बाद में l, तो l कितना है, देखो l की पावर एक x है, एक l की पावर -y है, एक l की पावर z है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, घात जुड़ जाएगी, तो l की पावर x माइनस का y प्लस का z, हो गया ना बात यहाँ पर क्लियर। आगे क्या है, आगे आपका t, तो यहाँ पर t है, नहीं है, यहाँ पर t है, t की पावर कितनी, -y, यहाँ पर t है कितनी है, -z, तो -z ये, और ये जो नीचे वाला उसको ऐसी चीज यहाँ पर लिख दो, M1 L1 T-2। अब देखो आप इसको तुलना कर सकते हो, यहाँ पर देखो m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर y है, तो तुलना कर सकते हो ना। तो तुलना करने पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अब तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, देखो तुलना करने पर m की पावर 1, यहाँ पर m की पावर y, इसका मतलब तुलना करने पर y बराबर कितना आया, 1 आया भाई, y बराबर कितना आया, 1 आया। इस पूरे के बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर l की पावर 1, यहाँ पर l की पावर ये, तो इसका मतलब इसकी पावर बराबर होगी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x माइनस का y प्लस का z बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये 1 लिख दिया। उसके बाद में देखो माइनस का y माइनस का z किसके बराबर है, -2 के बराबर, तो माइनस का y माइनस का z बराबर -2, ये ध्यान रखना लिखते समय, माइनस प्लस की गलती होती है तो फिर आपका गलत आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या करें, y की पावर कितनी है,
y पावर क्या, y बराबर कितना है 1 है, तो यहाँ से z का मान आ जाएगा कितना आएगा, y बराबर 1, तो यहाँ पर रखो कितना आएगा माइनस का 1, माइनस का z बराबर माइनस का 2, तो अब कितना क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का 1 माइनस का z, माइनस का उस साइड भेज दो, तो या फिर माइनस का 2 इस साइड भेज दो तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, और ये उधर जाएगा तो प्लस का z, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1, z बराबर आ गया 1, z बराबर 1, y बराबर 1, तो क्या x का मान नहीं निकल सकता, निकल सकता, निकालो यहाँ पर क्या आएगा देखो, तो यहाँ पर ये तो आ गया आपका, यहाँ पर मान निकालो, तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब x बराबर कितना आया 1, तो x का मान कितना आया 1, y का मान 1, z का मान 1, इसका मतलब अब z y x का मान आ गया, तो यहाँ पर रखो, तो यहाँ से क्या हो गया इसके अंदर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा देखो, समीकरण 1 में रखोगे क्या आएगा f बराबर k r की पावर कितनी 1, r की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, इसका मतलब फॉर्मूला सीधा ही इसकी पावर 1 1 गया, ठीक है, तो ये आ गई। अब यहाँ पर जो k है ना उसको मतलब प्रायोगिक विधि द्वारा k एक नियतांक है ना, तो नियत राशि कितनी होगी तो उसको हम प्रयोग के द्वारा निकालते हैं, ऐसे पता नहीं रहता हमारे को, प्रयोग करेंगे ना तब पता चलेगा, तो जो प्रयोग किया ना तब जो k का मान आया वो आया 6 पाई, कितना आया 6 पाई, तो यहाँ पर k बराबर आ गया आपका 6 पाई, कैसे सॉरी ओम लिख दिया गया मैंने है? तो 6 पाई, ये 6 पाई है, ठीक है, ये प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल करके निकाला गया है, तो 6 पाई आया, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका f बराबर 6 पाई r, ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया ना r और यहाँ पर बीटा और ये लिखना था, ठीक है, बीटा और v, ठीक है, ये लिखना था r बीटा v, और ये होता है आपका स्टोक्स का नियम, स्टोक्स फॉर्मूला, ठीक है, स्टोक्स का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, विमीय समीकरणों की सहायता से हमें बस इतना बोला गया था कि जो एफ है वो आर के बीटा के वी के समानुपाती है, और उसकी सहायता से हमने क्या कर लिया यहाँ पर ये निकाल लिया, यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने किया, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, तो चलो अभी हम अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी बातें वो क्लियर हो जाए। एक आपका जो आपकी बुक है, बुक का ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, ये जितनी भी सारी चीजें ना हम परिभाषाएं पढ़ेगी 11th क्लास के अंदर, ठीक है, तो एक सरल लोलक है, सरल लोलक मतलब क्या हुआ, जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा ना, तो वो सरल लोलक की भांति है, ठीक है, तो आवर्तकाल मतलब एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा, मतलब जो सरल लोलक है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, वापस यहाँ पर आया, तो ये पूरा क्या हुआ एक चक्र हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ से आने में लगा जो समय होता है ना पूरा एक चक्कर, कोई भी वस्तु यहाँ पर शुरू हुई फिर एक घूमकर फिर यहाँ पर आई ना, तो ये जो पूरा समय लगा ना इसको वापस अपने मूल स्थिति में, इसको बोलते हैं हम आवर्तकाल। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से, किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से, जैसे वी को वी से करते हैं वैसे आवर्तकाल को टी से। तो क्या बोला गया है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान, तो सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, इतना पता था हमारे को, सरल लोलक का आवर्तकाल टी से प्रदर्शित करते हैं, आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l, गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है। भाई बोल दिया द्रव्यमान m, लंबाई l, g पर निर्भर करता है, फटाफट से आपके दिमाग समानुपाती क्या m, समानुपाती क्या l, m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z, बस इतना कर दिया हमने। भाई ये बोला हमारे को कि आवर्तकाल इन पर निर्भर करता है, हमने समानुपाती कर दिया सीधा ही और ऊपर पावर लगा दी, इतना काम करना हमारे को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, हमारे को फॉर्मूला निकालना है कि आवर्तकाल कैसे निर्भर करता है इन पर। तो निकालने के लिए मैंने आपको बताया पहले समानुपाती चिन्ह हटाओ, तो यहाँ पर टी बराबर क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, उसको मान लेते हैं के, वो के m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। अब आपको क्या लिखना होता है, अब आपको विमा लिखनी होती है, तो विमा किसकी लिखनी है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, समय, आवर्तकाल क्या है, समय, समय की विमा होता है आपकी क्या होती है, t1 होती है, क्या होती है t1, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी t1, ये होगी t1। ऐसे नहीं है कोई अलग से विमा होगी, भाई आवर्तकाल है, समय है, तो सीधी सी बात t1 ही होगा, कोई अलग नहीं आएगा। k की कोई विमा होगी नहीं,
ये क्या है, m क्या है, m चेक कर लिया कहीं मीटर ना लिख दो आप, ठीक है। m क्या है, m दे रखा आपको द्रव्यमान, क्या दे रखा है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m1, तो मैं लिखूंगा m1, मैं क्या सीधा यहाँ पर गुणा कर दो, नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, m की पावर 1 ऊपर की पावर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। चलो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो m1 द्रव्यमान की विमा, ऊपर की पावर कितनी आ गई, x। ये क्या है, ये l लंबाई है, और लंबाई की विमा क्या होती है, लंबाई की विमा होती है l1, तो l1 ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, y। g क्या है, त्वरण, गुरुत्व त्वरण है, और गुरुत्व त्वरण का हमें फॉर्मूला पता है। गुरुत्व त्वरण का मात्रक क्या होता है भाई, फॉर्मूला नहीं पता, मात्रक देख लो आप, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई जी गुरुत्व त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो जिससे मात्रक से हम विमा निकाल सकते हैं ना, तो इसकी विमा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी, अब मीटर है सेकंड स्क्वायर में, m1 तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सीधे l1 t कितना आएगा, -2, और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, z। क्लियर बात। अब सबको जो पावर है उसको गुणा करवा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t1 m की पावर x, l की पावर कितनी, y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, l की पावर z, और t की पावर -2z। क्लियर बात। अब सबको देखो क्या लिख दो, यहाँ पर पहले वो लिख दो भाई, t1 है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, m0 l0 t1, ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में आप देखो यहाँ पर लिखो m की पावर कितनी है, m यहाँ पर एक ही है, m की पावर सीधी है x l, तो l कितने यहाँ पर, एक l की पावर z है, एक l की पावर y है, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, y प्लस का z, आदर्श मान घात जुड़ जाएगी, ये हो गया। t कितनी है, सीधे -2z। अब यहाँ पर आप लिख दोगे तुलना करने पर, तुलना कर सकते हो ना, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर क्या होगा, देखो तुलना करने पर आपका आएगा, यहाँ पर इसकी पावर m की पावर x है, यहाँ पर m की पावर 0 है, तो यहाँ से क्या करो आप, x बराबर कितना आ गया आपका 0, ठीक है। y प्लस जेड बराबर कितना आ गया, y प्लस जेड बराबर भी आपका आ गया 0, ठीक है। -2z बराबर कितना आया, -2z बराबर आया आपका 1 आ गया। तो यहाँ से आप z का मान निकाल लो, x का मान तो ही, z का मान कितना आएगा, z का मान आएगा -1/2 आ गया ना, z का मान -1/2, तो यहाँ से z का मान आ गया -1/2, तो यहाँ से y का मान निकल सकता है, y बराबर क्या आएगा, y बराबर आपके पास में आ जाएगा, देखो मान रखो z की वैल्यू कितनी, -1/2, उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका +1/2, तो ये आ गया मान x z और y के। अब यहाँ पर रख दो, यही काम है हमारा, तो हम रख देते हैं यहाँ पर, देखो t इसमें, सॉरी इसमें रखना है, ठीक है, उसमें तो नहीं रखना है, समानुपाती है ना, इसमें रखना है। तो t बराबर क्या आएगा, t बराबर आएगा k, ठीक है, k m की पावर कितनी है, x कितना है 0, तो मतलब m की पावर 0, कहने का मतलब आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है द्रव्यमान पर निर्भर। उसके बाद में देखो क्या l, तो l की पावर कितनी है, l की पावर y, और y का मान कितना है 1/2, ये तो 1/2। उसके बाद में देखो क्या है g की पावर कितनी है, g की पावर z है, और z का मान कितना है -1/2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा g की पावर -1/2। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, m तो है, m की पावर 0 है, मतलब 1 होएगा वो, और k का मान है वो प्रायोगिक विधि से, प्रैक्टिकल विधि से वो निकाला गया, तब आया 2 पाई एक नियत राशि, ध्यान रखना, पाई का मान कितना होता है 3.14, 2 × 3.14 करोगे तो एक नियत राशि आएगी ना, तो इस प्रकार से, ठीक है। इसका मान कितना है 2 पाई, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। l की पावर 1/2, तो l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, तो इसको नीचे ले सकता हूं मैं, तो g की पावर कितनी आ जाएगी 1/2, t बराबर कितना आएगा 2 पाई। 2 पाई कहां से आया, 2 पाई k का प्रायोगिक मान है, ठीक है, प्रैक्टिकल मान है। अभी मेरे को पता है तब मैंने आपको बता दिया, नहीं तो प्रैक्टिकल से आता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो t बराबर 2 पाई, l की पावर 1/2, g की पावर 1/2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ l/g, दोनों का रूट लगा दिया, रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो ये आ गया। तो t बराबर 2 पाई √l/g, ये क्या होता है आपका, कोई सिलेंडर का जो आवर्तकाल है वो उसकी जो लंबाई और गुरुत्व त्वरण पर है वो निर्भर करता है। तो ये हमने फॉर्मूला आपकी जो बुक है उसका हमने वो कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको है वो क्या करना है, विमीय समीकरणों का प्रयोग करके आपको सूत्र को स्थापित है वो करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको है वो एक क्वेश्चन है वो देता हूं, जो आपकी जो स्क्रीन ना उस पर आ रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को है वो करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको भेजना है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया, और बाकी के जो अध्ययन है उसको हम अगली वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।